नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में गंडक नदी में पानी कम हुआ है, लेकिन नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है और ऐसे में बाढ़ का खतरा तो टल गया, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। तो नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर है। खतरे के निशान से गंडक नदी 1.5 मीटर ऊपर है, लिहाजा गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी फैल चुका है। तटबंध के अंदर बसे गांव में नाव ही एकमात्र सहारा लोगों के पास है। वहीं लोग सामान लेकर ऊंचे स्थानों पर जाना शुरू कर चुके हैं। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के 6 प्रखंडों में तटबंध के अंदर बसे करीब 28 गांव और टोलों में पानी फैला हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बांध के अंदर बसे लोगों को अलर्ट किया। माइकिंग कराकर लोगों को एहतियात के तौर पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। गंडक नदी का पानी सदर प्रखंड के रामनगर में भी फैला हुआ है। यहाँ इंटर कॉलेज समेत कई सरकारी स्कूलों का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। सड़क पर 3 से 4 फुट तक पानी बह रहा है, लिहाजा वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। इन इलाकों में सरकारी नाव का इंतजाम नहीं होना लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब इस वक्त, क्योंकि जिंदगी खतरे में डालकर लोग पानी पार करने को मजबूर हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा है और तटबंधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। क्या करते हैं, बांध पर बाहर जाते हैं, वहाँ पर बांध है, बांध पर आते हैं, नाव पर चढ़ाते हैं सब बाल बच्चों को, बकरी सकरी लेकर वहाँ बांध पर जाते हैं, वहीं पर अपना खाना पीना बनाते हैं, खाते पीते हैं हम लोग। दूसरा तो यही समस्या है। मेरा से बोलल बा क्या कहाँ का इलाका है, कैसे पानी पड़ रहा है? दरिया का पानी हो। ये बड़ा इतना देर में इतना भइल बा, पूरा पानी 4 बोल फ्लड हो गई। तो आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं परिवार में, क्या करेंगे। तटबंध के अंदर टोले से लेकर के गांव तक कुल 28 की संख्या में है जहां की प्रभावित होने की आशंका होती है। लेकिन इतने पानी में ज़रूरी नहीं कि हर गांव प्रभावित हो, इतने पानी में कम गांव प्रभावित होते हैं। पानी की मात्रा यदि 4 लाख क्यूसेक से अधिक बढ़ता है तो लगभग सभी गाँव प्रभावित होते हैं, जहाँ हमें कुछ गाँव में नाव भी चलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जिस स्तर पर अभी पानी बढ़ा हुआ था उससे 6 प्रखंड जरूर प्रभावित हैं, लेकिन ज्यादा गांवों पर इसका असर नहीं है। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड स्थित नया गांव में कटाव पीड़ित लोगों की गुहार के बाद जिला प्रशासन ने कटाव निरोधी कार्य अब शुरू कर दिया है, लेकिन गाँव के लोग काम को नाकाफी बता रहे हैं। गंगा में पानी का स्तर बढ़ने के बाद गाँव के लोगों में फिर से कटाव को लेकर डर अब सताने लगा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जल्द ही कटाव रोधी काम को पूरा कर समस्या के समाधान का दावा कर रहे हैं। यहाँ तो कटाव बहुत घमासान स्थिति में हो रहा है। पहले यहाँ तो कार्ड किए नहीं थे, इसी कारण से यहाँ कटाव फिर शुरू हो गया है। 3 दिन से यहाँ कटाव शुरू हो गया है। आज कुछ लग रहा है कि एनसी का कार्ड यहाँ कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले यह काम समाप्त हुआ था, बोरा का काम हुआ था, आप देख सकते हैं। 2 दिन से यहाँ कटाव हो रहा है। 2 जगह के यहाँ कुछ दूर तक धंसा है और एक आगे लगभग 50 मीटर धंस गया है बोरा। तो धंसने के बाद फिर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं विभाग के बाद। देखिए, परसों शाम से जो थोड़ा बहुत कटाव स्टार्ट हुआ था, लगभग 20 मीटर में कटाव हुआ था। आज भी थोड़ा बहुत बढ़ा था, जिससे हम लोग पूर्ण नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक जो हम लोग ने इस पर काबू किया भी है। तो नेपाल के तटीय इलाकों में और निचले इलाकों में बारिश कम होने के बाद से नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। खतरा टला जरूर है, लेकिन परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पश्चिम चंपारण के पिपरासी की बात कर लें तो पश्चिम चंपारण के पिपरासी में संकट अभी भी बरकरार है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। मकान, दुकान, आंगनबाड़ी, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा और पानी के चलते लोग ऊंची जगहों पर इस वक्त शरण लिए हुए हैं।
सैकड़ों एकड़ में लगी हुई फसल इस पानी की वजह से, इस बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी है। लोग बाढ़ के खतरे से अब भी डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। बलवा ठोरी पंचायत का संपर्क कट चुका है। नाव नहीं होने से लोगों की परेशानी इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ गई है। गोपालगंज के 6 प्रखंडों में बाढ़ का सीधे तौर पर असर है। तटबंध के अंदर बसे हुए 38 गांव में पानी ही पानी है। तटबंध के अंदर बसे लोगों को हालांकि अलर्ट किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। सदर प्रखंड के रामनगर में भी पानी जो है वो पूरी तरह से फैल चुका है। इंटर कॉलेज की बात कर लें तो इस इंटर कॉलेज समेत कई सरकारी स्कूल और प्रतिष्ठान हैं जहां पर पानी पहुंच चुका है और ये प्रतिष्ठान डूबे हुए हैं। सड़कों पर 3 से 4 फुट तक पानी बह रहा है। वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। तटबंधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिन लोगों को यह जिम्मेदारी और दायित्व दिया गया है कि आप इन इलाकों पर नजर बनाकर रखिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां बगहा के 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर बगहा के 3 मजदूरों की मौत हुई है। सोने के दौरान चट्टान गिरने से मजदूरों की मौत की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। स्थानीय प्रशासन ने मौत की पुष्टि भी कर दी है। बिहार के ये मजदूर हैं। बिहार के 3 मजदूरों की मौत हुई है। अरुणाचल प्रदेश में मजदूरों की मौत की घटना को अब पुष्ट भी किया जा चुका है। घटना अरुणाचल प्रदेश के करदाबी जिला के पालन की है। रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे जैसे ही खबर मिली। हमारे गांव के गरीब मजदूर के बच्चे वहां पे अरुणाचल प्रदेश में कमाने गए थे। वहां पे वो लोग सोए हुए थे। उसके बाद जहां पे वो सोए थे वहीं पे पहाड़ टूट के उन लोगों के ऊपर गिर गया, जिसमें हमारे गांव के 2 बच्चे जिनका नाम वीरेंद्र मुसहर पिता रामा मुसहर और दूसरा विजय मुसहर पिता जोगिंदर मुसहर है, उनका घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और 1-2 लड़कों का उसमें डांड टूटा है, किसी का पैर टूटा है। और अभी हम लोग, आपको सूचना कैसे मिली? हम लोग को मोबाइल के माध्यम से सूचना मिला है। वहीं एक और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां ठनका की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त, ठनका की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग इस दौरान झुलस गए हैं। सिरदला इलाके में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि रोह इलाके में 1 शख्स की जान गई है। प्रशासन से मदद का हालांकि भरोसा दिया जा रहा है। तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया हुआ है, इस अलर्ट को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठनका की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात धर्मांतरण की, तो सीमांचल में धर्मांतरण का धंधा एक बार फिर से जोरों पर है। मामला कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल शिवाडीह गांव से है, जहां 7 से 8 परिवार के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। धर्मांतरण करवाने वाले सभी लोग आदिवासी समुदाय से हैं। बड़ी बात यह है कि इन लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रलोभन देकर, लालच देकर यह धर्मांतरण कराया गया। इन लोगों को मिशनरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई और बीमार पड़ने पर मुफ्त इलाज का लालच दिया गया। धर्मांतरण करवा चुके लोग अब कैमरे के सामने आकर खुलकर लालच की बात को कबूल भी कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि इलाके में पूरा रैकेट मौजूद है, जो लोगों की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करा रहा है। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के सिवाडी गांव के आदिवासी समुदाय के लोग कल तक हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन इनमें से करीब 2 दर्जन लोग अब ईसाई बन चुके हैं। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया है। इससे गांव में एक तरह की खामोशी और तनाव दोनों ही है। ईसाई धर्म अपनाने वाले अशोक मुंडा उर्फ मोफिल, अकाली मुंडा, परमानंद मुंडा, छेवी मुंडा, सुरेश मुंडा प्रमुख लोग हैं जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया। आखिर इलाके में धर्मांतरण क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल इस वक्त है। जहां तक आर्थिक लाभ की बात है, तो इन लोगों को अब तक कोई आर्थिक मदद दी नहीं गई। लाभ नहीं, सिर्फ जो है कि बीमारी की वजह से हम लोग कुछ पैसा नहीं है मेरे पास। कानूनी धर्मांतरण विधेयक 2020 लाया ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके।
जबरन धर्मांतरण करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया, क्योंकि आप जानबूझकर और जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी धर्मांतरण विरोधी कानून है। धर्मांतरण को रोकने के लिए ओडिशा ने सबसे पहले कानून लाया था। ओडिशा ने साल 1967 में कानून लाया इस धर्मांतरण को लेकर। SC/ST मामले में 2 साल की सजा और 10,000 का जुर्माने का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 1968 में धर्मांतरण का कानून लाया जाता है और कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना लाया गया। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में भी धर्मांतरण विरोधी कानून है और गुजरात में कानून के उल्लंघन अगर आपने किए तो 3 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। SC/ST मामले में 4 साल की सजा होगी और 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, झारखंड में भी धर्मांतरण कानून है। तमिलनाडु और राजस्थान में कानून वापस हो गया है। संसद में 3 बार हुए धर्मांतरण कानून को पास कराने की कोशिश नाकाम हो गई। पहली बार 1954 में धर्मांतरण विनियमन और पंजीकरण विधेयक पेश किया गया था और इसके बाद 1960 और 1979 में भी इससे असफल प्रयास किए गए। 2015 की बात कर लें तो 2015 में बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर धर्मांतरण कानून बनाने पर जोर दिया था। जहां तक बिहार की बात है तो सीएम नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि इस पर बिहार सरकार अलर्ट रहती है, लिहाजा यहां धर्मांतरण कानून की कोई जरूरत नहीं है। के इलाके में धर्मांतरण के धंधा का ये खेल कोई नया नहीं है। इससे पहले भी लगातार इस तरह का खेल रचा गया है। इस बार ताजा मामला ये सिवाडी गांव से है और जहां बड़े पैमाने पर इस गांव में लोगों का धर्मांतरण हुआ है। बड़ी बात यह है कि जो लोग धर्म बदल लिए वो खुलकर कैमरे पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन लोगों को सुविधा देने के नाम पर धर्म परिवर्तन किया गया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन। लेकिन सवाल उठता है, जब धर्म परिवर्तन का कुछ नियम कायदे है तो इस तरह के रातों रात बड़े संख्या में लोग धर्मांतरण कैसे कर रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी मजबूती से उठाना चाहिए क्योंकि ये धर्म परिवर्तन खास वैसे समाज के उस वर्ग के लिए हो रहा है जो काफ़ी पिछड़े वर्ग से आते हैं और जिनके पास आर्थिक सामाजिक संकट अक्सर बरकरार रहता है। उन्हीं लोगों का धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि कानून की जरूरत नहीं है, सरकार इस पर नजर बनाए हुए, लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि अगर सरकार की नजर है, कानून की जरूरत नहीं है, तो फिर धर्मांतरण के मामले एक के बाद एक तमाम दूसरे जगहों से सामने क्यों आ रहे हैं। आरजेडी 7 अगस्त को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकालने जा रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। खास बात यह है कि पोस्टर में काफी दिनों के बाद कांग्रेस को भी जगह दी गई है। पटना की सड़कों पर आजकल ये पोस्टर खूब देखा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि पोस्टर तो हमेशा लगता ही रहता है, तो इसमें खास क्या है। तो पहले आप इस पोस्टर को देखिए। बीच में लिखा है प्रतिरोध मार्च और नीचे निवेदक में लिखा है महागठबंधन बिहार। अब जरा पोस्टर में दिख रही तस्वीरों को भी देख लीजिए। बीच में बड़ी फोटो तेजस्वी यादव की है और ऊपर में सबसे बाईं तरफ लालू प्रसाद यादव और दाईं तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर है। यानी प्रतिरोध मार्च के ही बहाने से ही काफी दिनों बाद आरजेडी के पोस्टर में कांग्रेस को जगह दी गई है। कोशिश इस बात की है कि महागठबंधन एकजुट दिखे और इसीलिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित जन विरोधी मुद्दों पर जो है महागठबंधन का सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। पटना में तेजस्वी यादव खुद इस मार्च में शामिल होंगे। 2020 में तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। आरजेडी ने इसके लिए कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को जिम्मेवार ठहराया था। इसके बाद तमाम उपचुनावों में दोनों दलों के बीच तल्खी दिखी। अब ये नई एकता कब तक ऐसे ही दिखती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
तो विपक्ष के इस ऐलान पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा है, वहीं विपक्ष ने इस एकजुटता को वक्त की मांग करार दिया। गठबंधन की ओर से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च किया जाएगा। इस प्रतिरोध मार्च में कांग्रेस पार्टी भी शामिल रहेगी। अगर तुम हिटलर के नाती हो, हम भी बापू के पोते हैं। सरकार को समझना होगा, ये जो महंगाई बढ़ाकर गरीबों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, मध्य वर्ग के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, ये जो बेरोजगारी बढ़ाकर देश की पूरी युवा शक्ति का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है, उसके खिलाफ ये देश खड़ा होगा। कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस के साथ वो तमाम लोग जुड़ रहे हैं जिन्हें सरोकार की चिंता है, देश की चिंता है, युवाओं, गरीबों, मध्य वर्ग की चिंता है। और ये जुल्मी सरकार चाहे जितने जुल्म कर ले, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, देखिएगा। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है वो प्रतिरोध मार्च नहीं, घोटालाबाजों का मार्च है। ये कांग्रेस, राजद और जितने भी घोटालेबाज हैं सब एक साथ हो गए हैं, ये भय से एक साथ हो गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस गठबंधन में कितने गांठ हैं। संपूर्ण क्रांति दिवस पर आरजेडी ने पोस्टर लगाया था। उस पोस्टर में लेफ्ट पार्टियां तो नजर आ रही थी, उनके चेहरे नजर आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पोस्टर से गायब थी। संपूर्ण क्रांति दिवस के पोस्टर से कांग्रेस गायब थी। जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई। बैठकों में कांग्रेस की मौजूदगी नहीं थी। ये सबके सामने तस्वीर सामने आ गई। एमएलसी चुनाव की बात कर लेते हैं तो एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को भाव ही नहीं दिया। नतीजा हुआ कि कांग्रेस को एमएलसी चुनाव में लेफ्ट के साथ उतरना पड़ा। और इसीलिए सवाल यह है कि जो अब साथ साथ दिखने की या दिखाने की कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है, ये कितनी दूर तक चलेगी, कब तक चलेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।